हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हमारा सेकंड पेपर है भारत का इतिहास। ठीक है, सेकंड ईयर का सेकंड पेपर है भारत का इतिहास और इसका समय है 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है 1707 ईस्वी से लेकर 1857, 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। ठीक है, भारत का इतिहास ये हमारा सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट जो है उसका फर्स्ट टॉपिक है उत्तर मुगल कालीन शासक। ठीक है, उत्तर मुगल कालीन शासक यानी कि औरंगजेब के बाद के शासक। औरंगजेब के बाद कौन कौन से शासक हुए थे, उन शासकों के बारे में हम इसमें पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको जो है मुगल काल के बारे में बता देती हूँ कि जैसा कि आपको पता ही है, भारत का यानी भारत का एक युग जो है वो मुगल काल के नाम से जाना जाता है। एक पूरा का पूरा पीरियड जो है वो मुगल काल के नाम से जाना जाता है। और इस मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। और अकबर ने इस पूरे बड़े साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की, विशालता प्रदान की, मजबूती प्रदान की और अपनी विजयों के द्वारा जो इस पूरे के पूरे साम्राज्य को पूरे भारत पर जो है स्थापित कर दिया था। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डायग्राम बता के मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि अकबर ने जो है पूरा भारत जो है कवर कर रखा था इसमें। ठीक है, तो यदि हम मुगल साम्राज्य की यदि बात करें तो मुगल साम्राज्य जो है पूरा का पूरा जो है बंगाल से पूरा कवर करते हुए ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य था। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य था। अकबर के द्वारा जो है पूरे विशाल साम्राज्य को विस्तृत किया गया था और शाहजहां जहांगीर के द्वारा जो है इस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। और औरंगजेब ने भी इसमें मजबूती ही प्रदान की थी, लेकिन फिर भी औरंगजेब से बहुत सारी गलतियां हुई थी, औरंगजेब से बहुत सारी भूलें हुई थी, जिसका दुष्परिणाम था मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक, दूसरी बात कि औरंगजेब या औरंगजेब की नीतियां जो थी, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के कारण, औरंगजेब की दक्षिण नीति के कारण उसको बहुत लंबा टाइम जो है यहाँ दक्षिण में रहना पड़ा था और इसकी वजह से पूरा उत्तरी भारत जो है वो तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से मजबूती वो दे नहीं सका उत्तरी भारत में, क्योंकि दूरी बहुत हो गई थी और इसका परिणाम ये हुआ था कि यहाँ आंतरिक कमजोरियां आनी शुरू हो गई थी। तो ये था मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का योगदान, जो कि पूरा टॉपिक है, हम इसके बाद उसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिए। अब जबकि औरंगजेब ने पूरे दक्षिण तक जो है अपने साम्राज्य को फैला लिया था, विशालता की दृष्टि से देखा जाए तो औरंगजेब ने विस्तार नीति अपनाई, वो सब ठीक है, लेकिन औरंगजेब मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान नहीं कर पाया था अपनी गलतियों की वजह से। ठीक है, अब जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, आपको पता ही है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद जो है उसके 3 पुत्र थे, उन पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष चला। ठीक है, जैसा कि पता ही है कि शुरू से प्रारंभ से देखा जाए तो जहांगीर ने भी अकबर का थोड़ा सा विरोध किया था, शाहजहां ने जहांगीर का विरोध किया था, और जब उसके बाद उसने राजगद्दी हासिल की। और औरंगजेब ने तो शाहजहां का पूरी तरीके से विरोध किया था और शाहजहां को कैद कर लिया था और दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी अपने भाई की, तब औरंगजेब राजगद्दी पर हासिल की। अब जब औरंगजेब को राजगद्दी प्राप्त हो गई तो जाहिर सी बात है कि उसके पुत्रों में भी उत्तराधिकार संघर्ष तो चलेगा ही, वही हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। उसके 3 पुत्र थे, एक था मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये जो 3 पुत्र थे, इन तीनों पुत्रों में जो है उत्तराधिकार युद्ध चला। उत्तराधिकार युद्ध काफी भीषण चला और इसमें जो है मुअज्जम ने आजम की भी हत्या कर दी थी और कामबख्श की भी हत्या कर दी थी। और लास्ट में जो है 1707 में जाजौ, आगरा के पास है ये जाजौ नामक स्थान पर जो है आजम के साथ जो है भयंकर युद्ध हुआ था और इसमें आजम की मृत्यु हुई और मुअज्जम जो है वो विजयी रहा। अब जब मुअज्जम विजयी रहा तो विजयी होने के बाद जो है वो बहादुर शाह के नाम से 1707 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तर मुगल कालीन शासक यानी औरंगजेब के बाद जो शासक सबसे पहले मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा उसका नाम था बहादुर शाह। ठीक है, उसका एक्चुअल या एग्जैक्ट नाम था मुअज्जम, लेकिन वो बहादुर शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा था 1707 ईस्वी में। और वो भी अपने भाइयों से युद्ध करने के बाद, अपने भाइयों से जो है पूरी तरीके से जो युद्ध संग्राम में विजयी होने के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी, दोनों मारे गए थे युद्ध में।
और ये विजयी हुआ, और विजयी होने के बाद बहादुर शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा था 1707 ईस्वी। ठीक है, 1707 से लेके 1712, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये भी शासन नहीं कर सका था। जिस समय ये राजगद्दी पर बैठा था उस समय इसकी आयु 63 ईयर्स थी, 63 साल का, काफ़ी जो है मतलब आयु बहुत अधिक थी, इतनी कम नहीं थी। तो बहादुर शाह जो है जितनी कह सकते हैं कि शक्ति के साथ उसे राज सिंहासन संभालना चाहिए था, उतनी शक्ति के साथ वो राज सिंहासन नहीं संभाल सका। ठीक है, जब बहादुर शाह राजगद्दी पर बैठा तो ऑलरेडी मुगल साम्राज्य में थोड़ी सी अस्थिरता आ चुकी थी। ठीक है, और उस अस्थिरता का परिणाम ये हुआ कि बहादुर शाह को अपनी नीतियों में जो है काफ़ी चेंजेस करने पड़े थे। बहादुर शाह को अपनी नीतियों में कुछ लचीलापन लाना पड़ा था। उसने जो है जो हिंदू शासक थे उनके साथ भी थोड़ा सा मित्रतापूर्ण व्यवहार रखा था। इसके अलावा अपनी नीतियाँ भी उसने थोड़ी सी फ्लेक्सिबल कर रखी थी। लेकिन बहादुर शाह बहुत लंबे टाइम तक शासन नहीं कर सका। 1712 में उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह को जो है शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था, उसको उपाधि दे रखी थी शाह ए बेखबर। उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से उत्तर मुगल कालीन शासकों के अंतर्गत जिस शासक का नाम आता है वो है सबसे पहले बहादुर शाह, जो कि एक अयोग्य शासक ही था। उस शासक के द्वारा मुगल काल को मजबूती देने में कोई बहुत बड़ा विशेष योगदान नहीं दिया गया था। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आएगा, क्योंकि 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद दूसरा शासक बना था जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है वो उसका नाम था अनीस उद्दीन। अनीस उद्दीन को जो है जुल्फिकार खान, जो कि वजीर था, जिसका कि प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, उसने अपनी पहुंच बहुत ज़्यादा आगे तक बना रखी थी जुल्फिकार खान ने। तो जुल्फिकार खान जो कि वजीर था, उसकी मदद से उनीस उद्दीन, ठीक है, जिसका नाम है उनीस उद्दीन, वो जहांदार शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा था सन 1712 ईस्वी में। लेकिन वो भी बहुत लंबे टाइम तक शासन नहीं कर सका और मात्र 1 वर्ष बाद ही उसकी हत्या करवा दी गई 1713 में। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1712 से लेकर 1713, मात्र 1 वर्ष बाद ही तख्ता पलट हो गया और उसकी हत्या करवा दी गई। जो हत्या होने के बाद जो है दूसरा नया शासक बना फर्रुखशियर। ठीक है, जिसका के नाम बहुत महत्वपूर्ण है और इसके शासनकाल के अंतर्गत जो कार्य हुए थे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, भी मैं बताऊंगी। तो फर्रुखशियर जो है वो जहांदार शाह का भांजा था। फर्रुखशियर को शासक बनाने में सैयद बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान बनाया जाता है। या सैयद बंधु जो थे, सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सैयद अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। सैयद अब्दुल्ला खां और हुसैन अली जो हैं उनको सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, सैयद बंधु कौन थे या किसके शासनकाल में जो है मुगल प्रशासन के अंतर्गत उन्होंने जो है एंट्री की थी या मुगल प्रशासन में उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व स्थापित हुआ था। सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सैयद बंधु थे उन्होंने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी थी और जहांदार शाह की भी हत्या करवा दी थी और उसके बाद जो है फर्रुखशियर जो है नया शासक बना, फर्रुखशियर। ठीक है, फर्रुखशियर जो है सैयद बंधुओं की मदद से जब शासक बन गया तो उसके बाद जो है उसका शासनकाल आप देख सकते 1713 से लेकर 1719 तक जो है उसका शासनकाल चला था। और इस काल में जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल भी हुई थी। क्यों हुई थी? सैयद बंधुओं की वजह से। क्योंकि फर्रुखशियर जो है वो एक्चुअल राजा नहीं था, वो सिर्फ एक मात्र कठपुतली शासक था, यानी उसको जो है राजगद्दी पर बिठाया गया था। लेकिन बाकी के सारे जो राजगद्दी से संबंधित हों, शासन से संबंधित हों, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हों, चाहे कोई डिसीजन लेना हो, चाहे कहीं कोई जो है विजय करनी हो, कहीं साम्राज्य विस्तार की ओर जाना हो, तो वो सारे के सारे जो फैसले हैं वो कौन करता था? वो सैयद बंधु करते थे। दोनों भाई थे और इनका बड़ा वर्चस्व था मुगल प्रशासन के अंतर्गत। जब फर्रुखशियर शासक बन गया तो उसके बाद जो है सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया गया, उसे वजीर की उपाधि दी गई थी और वजीर का पद दिया गया था और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया गया था। तो 2 महत्वपूर्ण पदों पर दोनों भाई नियुक्त थे और इन बंधुओं ने जो है फर्रुखशियर को एक कठपुतली शासक बनाकर छोड़ दिया था मात्र, और कुछ नहीं। सारे डिसीजंस वो खुद लेते थे, पूरा का पूरा शासन जो है वो इन्हीं के हाथों में था, इन्हीं के अंतर्गत सब कुछ चलता था। तो प्रशासन कैसा हो गया, यानी साम्राज्य कैसा हो गया? साम्राज्य जो है असंतोष से भरा हो गया, चारों तरफ षड्यंत्र स्टार्ट हो गए, षड्यंत्रों का घर बन गया मुगल शासन। यानी कि मुगल साम्राज्य जो है वो षड्यंत्रों का घर बन चुका था सैयद बंधुओं के शासनकाल के अंतर्गत। एक चीज और कि सैयद बंधु जो थे वो भारतीय मुस्लिम थे। तो ये जो है
थोड़ा सा जो है मुगल शासकों से या जो तुर्क जो मुस्लिम थे उन लोगों से थोड़ी सी जो है अलगाव की भावना रखते थे, लेकिन वैसे धार्मिक सहिष्णुता के कार्य इन्होंने अवश्य किए थे। जैसे जजिया कर को इन्होंने समाप्त कर दिया था, बाकी का हिंदू शासकों के साथ भी थोड़ा सा मेलजोल रखते थे, लेकिन फिर भी इनकी जो दलबंदी थी, इनके जो षड्यंत्र थे, उसकी वजह से जो है मुगल शासन का जो कह सकते हैं माहौल है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। अब जो है फर्रुखसियर के समय में एक और महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो मैं आपको भी बता देती हूँ। फर्रुखसियर का नाम किस लिए आता है, अभी ये पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा आगे आएगा कि फर्रुखसियर के समय में जो है अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी और भारत में अंग्रेजों का प्रवेश प्रारंभ हो चुका था। अब जब उनका प्रवेश प्रारंभ हो चुका था तो उन्होंने हुगली यानी कलकत्ता, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। तो वहाँ वो लोग व्यापार करते थे, व्यापार के लिए आते जाते थे। तो उस समय में जो है उन्होंने मुगल शासक फर्रुखसियर से जो है एक फरमान प्राप्त किया था। फरमान यानी कि एक तरीके से उन्होंने एक स्टैम्प पर लिखकर जो है फरमान प्राप्त कर लिया था कि वो अपना जो जिसे दस्तक कहते हैं, उसका नाम दस्तक था, उस दस्तक में ये लिखा हुआ था कि अंग्रेज व्यापारी अपना सामान बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना किसी टैक्स दिए ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये फरमान जो है ये फर्रुखसियर ने ही जो है जारी किया था अंग्रेजों को, जो कि प्लासी के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसमें आएगा, है बहुत पूरा टॉपिक है हमारा। पर ये जो फर्रुखसियर है यही वो फर्रुखसियर था जिसने कि अंग्रेजों को दस्तक दिया था, बिना चुंगी दिए जो है वो अपना व्यापार कर सकते थे और प्लासी के युद्ध का वो एक बहुत बड़ा कारण बना था ये पॉइंट। तो फर्रुखसियर के समय में जो है सैयद बंधुओं की ही चलती थी, सैयद बंधुओं का पूरा प्रभाव था मुगल प्रशासन के अंतर्गत, वो ही पूरी जो है राज सत्ता संभाल रहे थे। कुछ समय बाद जो है जब फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई, यानी कि सैयद उस समय में ऐसा नहीं है, दलबंदी थी, गुटबंदी थी, तो फर्रुखसियर को जो है और जो मंत्री थे वो भी भड़काते थे। तो वो फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव प्रारंभ हो गया। जब सैयद बंधुओं को लगा कि फर्रुखसियर उनके विरोध में ही षड्यंत्र रच रहा है, तो सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। ठीक है, फर्रुखसियर मारा गया। अब जब फर्रुखसियर मर गया तो उसके बाद सैयद बंधुओं ने लगातार जो है रफ़ी-उद-दौला को शासक बनाया, उसको भी हटाया, फिर रफ़ी-उद-दरजात को जो है शासक बनाया, उसको भी हटा दिया। ठीक है, कंटिन्यूस दो महीने के अंतर्गत। अब उनको हटाने के बाद जो है रफ़ी-उद-दौला को तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि भी दी गई थी। अब उनको महीनों में ही जो है हटा दिया गया। हटाने के बाद जो है फिर अब सैयद बंधुओं ने ही नया शासक बनाया था मोहम्मद शाह। ठीक है, जिसका शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, उसके कार्यों की वजह से नहीं, उसके शासनकाल में होने वाली जो है गतिविधियों की वजह से। ठीक है, तो सैयद बंधुओं ने जो है चौथा नया शासक बनाया था मोहम्मद शाह। इसीलिए तो उन्हें किंग मेकर कहा गया था कि वो राजा बनाते थे और हटाते थे, राजा बनाते थे और हटाते थे, या उन्हें मरवा ही देते थे। तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारा आया मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह का समय था 1719 से लेके 1748 यानी 19 से लेके 1748 ईस्वी तक ये मोहम्मद शाह का शासन काल था। ठीक है, रोशन अख्तर उसका नाम था और रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह के नाम से राजगद्दी पर बिठाया। मोहम्मद शाह के नाम से जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसके बाद जो है उसके शासनकाल में जो है 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। उन महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे पहली जो घटना थी वो ये थी कि मोहम्मद शाह का एक और भी मंत्री था जो कि उसके काफ़ी निकट था और विश्वास पात्र था, उसका नाम था निजामुल मुल्क। ठीक है, निजामुल मुल्क का प्रभाव मोहम्मद शाह पर था और मोहम्मद शाह उससे बहुत प्रभावित भी था, लेकिन निजामुल मुल्क को मोहम्मद शाह ने दक्षिण भारत भेज रखा था, दक्षिण भारत का सूबेदार बना रखा था, तो वहाँ पर जो है वो उसकी सूबेदारी चलती थी। लेकिन उसी समय में जब लगा कि सैयद बंधुओं का प्रभाव दरबार में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो निजामुल मुल्क के सहयोग से जो है सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी 1722 में अली बंधुओं की मृत्यु हो गई, अली बंधुओं की हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, तो ये जो अली बंधु थे इनकी हत्या होने के बाद अब प्रभाव किसका आ गया, निजामुल मुल्क का प्रभाव आ गया। ठीक, और उसको जो है वजीर बनाया गया, लेकिन वो जो है दक्षिण भारत की अपनी रियासत में या दक्षिण भारत की सूबेदारी में ज़्यादा खुश था, तो वो हैदराबाद चला गया था। बाकी का अब उसके जाते ही जो है पूरे दरबार में फिर वापस दोबारा से षड्यंत्र प्रारंभ होते चले गए। अब जब षड्यंत्र प्रारंभ होते चले गए तो उसका दुष्परिणाम ये था कि मुगल
शासक जो है, जो अस्थिर मुगल शासक थे, जिनके पास पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभाल सकें, ठीक है, इतने बड़े विशाल साम्राज्य को वो संभाल सकें। इस विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए सूझबूझ चाहिए, पूरा का पूरा जो एक जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहिए, वो इनमें नहीं था। शक्ति भी नहीं थी और धन का भी अभाव था। तो इन सारी कमियों की वजह से जो है मुगल साम्राज्य जो है मोहम्मद शाह के समय में ही पूरी तरीके से लड़खड़ा गया था। उसका परिणाम ये हुआ कि बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये तीन जो है रियासतें, ये स्वतंत्र रियासतें बन गई, ठीक है। बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये तीन रियासतें स्वतंत्र रियासतें बन गई, क्योंकि इनके जो सूबेदार थे उनमें शक्ति बहुत अधिक थी और उनके पास सेना भी थी। आपको पता ही है कि पूरी तरीके से हमने जागीरदारी व्यवस्था पढ़ी थी, मनसबदारी व्यवस्था पढ़ी थी। तो ये सब मनसबदारी हुआ करते थे, उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें मिली थी, पूरे के पूरे प्रांत मिले थे और उन्हें सूबेदार वहाँ नियुक्त किया गया था। तो उसी तरीके से जो है बंगाल में जो है मुर्शिद कुली खां, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों को एक बना दिया गया था और वहाँ पर जो है मुर्शिद कुली खां, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुर्शिद कुली खां को वहाँ सूबेदार बनाया गया था। तो मोहम्मद शाह की अस्थिर स्थिति को देखकर या कमजोर स्थिति को देखकर जो है मुर्शिद कुली खां ने फायदा उठाया और उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर लिया, ठीक है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था यहाँ। उसके बाद जो है हैदराबाद, जो कि निजाम मुल्क के पास था, ठीक है, हैदराबाद जो है वो निजाम मुल्क के पास था। तो निजाम मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर लिया। अब जब हैदराबाद भी स्वतंत्र हो गया और बंगाल भी स्वतंत्र हो गया, तो तीसरा जो है फायदा उठाया अवध के नवाब शहादत खान ने, ठीक है। अवध जो है, अवध के नवाब शहादत खान ने जो है इसका फायदा उठाया और उसने भी अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर लिया। अब अवध भी स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुगल साम्राज्य का विघटन, ठीक है, मुगल साम्राज्य टुकड़ों में विभाजित हो गया था मोहम्मद शाह के समय में ही। पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य एक बड़ा विशाल साम्राज्य, आप देख सकते हो इतने बड़े विशाल साम्राज्य के टुकड़े हो गए। हैदराबाद अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा स्वतंत्र अलग बन गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है स्वतंत्र अलग हो गए और अवध जो है छोटा सा जो है वो स्वतंत्र हो गया अलग। तो इस तरीके से जो है तीनों राज्य जो हैं वो स्वतंत्र राज्य बन गए। इसके अलावा जो है रुहेलखंड भी अलग हो गया और छुटपुट जो राज्य थे वो भी स्वतंत्र हो गए थे। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल की सबसे बड़ी बात क्या हुई? मुगल साम्राज्य का विघटन, ठीक है, यानी मुगल साम्राज्य टुकड़ों में विभाजित हो गया था मोहम्मद शाह के समय में, ठीक। तो ये था मोहम्मद शाह। अब इसके समय में और एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही थी कि विघटन तो हो ही चुका था, मोहम्मद शाह की स्थिति भी कमज़ोर ही थी उस समय में। और उस समय एक और, यानी कह सकते हैं ना कि वैसे ही वो डूब रहा था और जो है उसके ऊपर एक और प्रहार हुआ, वो था 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है। नादिर शाह 1739 में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ और उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो नादिर शाह जैसे तेज तर्रार आक्रमणकारी को रोक सके, ठीक है। तो मोहम्मद शाह वो उसे रोक नहीं पाया था और उसने दिल्ली पर जो है उसने बिना लड़े ही समझ ली नादिर शाह के सामने जो है पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि नादिर शाह जो है अथाह धन जो है वो मोहम्मद शाह से लेके गया था। इसके अलावा बेशकीमती कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन को भी नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह से ले गया। तो इस तरीके से अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मुगल शासक मोहम्मद शाह की स्थिति जो है वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति सबके सामने उजागर हो चुकी थी और मुगल साम्राज्य विघटन की ओर दौर से चल रहा है, मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है। 1748 तक आते आते, यानी जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई 1748, तो 1748 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की स्थिति को देखकर पता चल गया था कि अब मुगल साम्राज्य का पतन होना निश्चित ही है, ठीक। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही जो है मुगल साम्राज्य का पतन, जो कि पहले से चल ही आ रहा था, क्योंकि न तो बहादुर शाह साम्राज्य को संभाल पाया, न जहांदार शाह संभाल पाया था और न ही फर्रुखसियर, ठीक है। फर्रुखसियर तो वैसे भी जो है रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से जो है ये शासक साम्राज्य को संभाल भी नहीं पाए थे, लगातार कमजोर शासकों की कड़ी चल रही थी और मोहम्मद शाह के समय में साम्राज्य का विघटन ही हो गया। तो अब मुगल साम्राज्य का पतन होना निश्चित ही था।
अब यानी कि मोहम्मद शाह की जब मृत्यु हो गई 1748 में, तो उसके बाद जो है शासक बना